मेरी जान शी हल्क के एपिसोड 3 ने एक बात तो साबित कर दी कि एपिसोड दर एपिसोड इस शो का लेवल और ज्यादा बेटर होता जा रहा है, और ये भी कि क्यों एमसीयू फैन सर्विस में सबसे आगे है। इस एपिसोड में जहां हमें अबोमिनेशन के आश्रम खोलने का प्लान समझ आया, तो वहीं वोंग का अबोमिनेशन को जेल से भगाकर शेंग-ची की बहना के अंडरग्राउंड फाइट क्लब गोल्डन डैगर्स में ले जाने के पीछे की वजह भी सामने आई। लेकिन मजे की बात यह है कि इस एपिसोड में जो वजह बताई गई उसकी उम्मीद किसी भी फैन को दूर दूर तक नहीं थी। लोग पता नहीं क्या क्या अज्यूम करके बैठे थे। प्लस हमें जानने को मिला वर्ल्ड वॉर हल्क का एक और तगड़ा रेफरेंस, और साथ ही हमें पता चला कि न्यू एसगार्ड के सारे लोग शरीफ नहीं होते, कुछ साले हरामी भी होते हैं जो वहां से बाहर निकलकर दुनिया में अलग अलग टाइप की बकचोदियां काट रहे हैं। और भाई इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो इंटरनेट पे आग लगा दी। कसम से बोल रहा हूँ, सिंगल लोंडो के सोए हुए जज्बात जगा दिए। आई मीन मेगन दी स्टैलिन का पता था कि वो इस एपिसोड में दिखेगी, बट इस अवतार में दैट वाज फकिंग सेक्सी। खैर ये सब हम इस ब्रेकडाउन वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड में अबोमिनेशन की पुरानी वीडियो वायरल होने के बाद जेन सीधा एमिल से मिलने सुपरमैक्स प्रिजन पहुंच जाती है, और सुपरमैक्स प्रिजन की भव्यता देख के लग रहा है कि टोनी स्टार्क के बाद उसका पैसा कहाँ खर्चा किया जा रहा है डीओडीसी के द्वारा। आई मीन ऑलमोस्ट 700-800 गाड़ियों की पार्किंग का जुगाड़ है यहाँ, ऊपर से हर तरह की सिक्योरिटी, तो पैसा तो लगा ही हुआ है ऑब्वियसली। और ये जेल डीओडीसी के ही अंडर कंट्रोल है, ये बात यहाँ लगे बोर्ड और पीछे खड़ी गाड़ी से साबित हो जाती है। और साथ ही ये भी कि डीओडीसी के ऊपर अब अमेरिकन गवर्नमेंट का कब्जा है और सुपरमैक्स एक फेडरल पेनिटेंट्री है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के पास रियल में भी 122 फेडरल पेनिटेंट्रीज हैं, और जिनमें एडीएक्स फ्लोरेंस नाम की जेल वाकई में सुपरमैक्स है, और इसे अमेरिका की सबसे खतरनाक फेडरल जेल माना जाता है। खैर यहाँ पे हमें हिंदी डबिंग की एक बड़ी गलती मिल गई। जब जेन एमिल से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम कभी दोबारा अबोमिनेशन नहीं बने, तो इसके जवाब में एमिल कहता है कि मैंने कहा था कि मैं बनना चाहता था, जबकि ये गलत है। ओरिजिनली एमिल ने कहा था कि चूज नॉट टू, मतलब कि मैं बनना नहीं चाहता था। तो हाँ भाई डबिंग वालों थोड़ा ध्यान दिया करो। खैर यहाँ में पता चलता है ऑफिशियली उस शख्स का नाम जिसने एमिल को इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से भगाया था, जो कि ऑब्वियसली वोंग ही था। और फिर हमें वोंग की लिंक्डइन प्रोफाइल के दर्शन हो जाते हैं, जहाँ पे उसका पूरा बायोडाटा मेंशन है। और ये भी पता चला कि वोंग अब फुल टाइम सोर्सर सुप्रीम है, और इसके पहले उसने 11 सालों तक नेपाल में कामरताज में लाइब्रेरियन की जॉब की थी, जो कि हम पहले से जानते हैं। और उसके भी पहले वो कामरताज में ही 9 सालों तक सेल्समैन का काम करता था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कामरताज वाले किस चीज की सेल्स करवाते हैं भाई? अब तुम्हें अगर जवाब पता है तो कमेंट्स में बता देना। तो जेन निकी से पूछती है कि वोंग से कैसे कॉन्टेक्ट करें, तो निकी कहती है हो जाएगा बेबी, मैंने काफी सारी बुक्स के साथ अपनी एक हॉट सी फोटो वोंग को सेंड कर दी है एज ए थर्स्ट ट्रैप। अब आपकी जानकारी के लिए बता दो कि आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत से लोग थर्स्ट ट्रैप को यूज करते हैं, यानी कि अपनी कोई सेक्सी सी फोटो सामने वाले को सेंड करना, ताकि सामने वाले के अरमान जाग जाएं और वो आपसे बात करने के लिए लालायित हो उठे। तो ऐसा ही कुछ निकी ने वोंग के साथ भी किया, और मजे की बात यह है कि वोंग बेचारा इस ट्रैप में फंस भी गया। क्या करें यार, मैन विल बी मैन एंड ऑल मैन आर ठगी। अब पता नहीं वोंग निकी की फोटो देख के एक्साइट हुआ या वो किताबें देख के, ये तो अपने डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं, जो कि अभी शायद क्लिया के साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में भटक रहे हैं। खैर यहाँ पे जेन फोर्थ वॉल ब्रेक करके सेम वही बात ऑडियंस से कहती है जो कि शो के राइटर जेसिका गाओ ने भी कही थी। शो में भले ही कैमियोस कितने भी दिखे, बट ये मत भूलना कि ये शो आखिरकार है किसका। अब यहाँ से सीधे हम टीवी स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ जेनिफर वोल्टर के अबोमिनेशन वाले केस की न्यूज चालू है। यहाँ एमिल ब्रोंस्की के जिस फोटो का इस्तेमाल किया गया है वो द इनक्रेडिबल हल्क से लिया गया है, जबकि अबोमिनेशन वाली पिक उसकी वायरल वीडियो से ली गई है। नीचे एक हेडलाइन में हमारी प्यारी टिटानिया का भी जिक्र है, इसको कैसे भूल सकते हैं। ये बंदी मीडिया में पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि उसकी लीगल टीम सब संभाल लेगी, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है दिमाग पे। चिल। यहाँ जो द टैटल न्यूज देखने को मिली वो रियल लाइफ में एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है, तो हाँ शो के मेकर्स सोशल मीडिया का फुल टू इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसा भी बना रहे हैं प्रमोशन से। और इसके बाद ये भी पता चल गया कि द बिग ग्रीन वुमन ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंडिंग में है। और मजे की बात यह है कि एमसीयू खुद ही अपने मजे ले रहा है उन्हीं मीम्स को शेयर करके, जो अक्सर एमसीयू के रूप में फैंस पब्लिक में शेयर करते रहते हैं। एक बंदा लिटरली बोलता है कि उन्होंने हल्क की मर्दानगी छीन ली और फिर उसे एक औरत को दे दिया। एक और भाई साहब कहते हैं नो मोर फीमेल सुपर हीरोज प्लीज। और नेक्स्ट कमेंट की बात तो लिटरली जैसे मोस्टली एमसीयू फैंस के सीधा मुंह से निकली है, व्हाई यू टर्निंग एवरी सुपर हीरो इनटू अ गर्ल। वहीं कुछ मेरे जैसे बुद्धिमान लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि मुझे फीमेल सुपर हीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ नया लाओ, एंटरटेनिंग लाओ, मजा आना चाहिए जिंदगी में। हालांकि ये बंदा भी नो चिक्स अलाउड जैसे हैशटैग्स को यूज कर रहा है, बट मैं बता दूं भाई मुझे चिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओजी हल्क अपने को भी चाहिए। अच्छा तुम लोग भी कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें चिक हल्क से कोई प्रॉब्लम है क्या। अब आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर वर्ल्ड वॉर हल्क को लेके। यहाँ न्यूज में जिस गिडियन विल्सन नाम के प्रोसिक्यूटर की बात हो रही है, जिसने कई साल पहले एमिल ब्रोंस्की को जेल पहुंचाया था, ये एक इस्टर एग था वर्ल्ड वॉर हल्क को लेके। ये बंदा कॉमिक्स में मिस्टर गिडियन नाम का एक काइंड ऑफ विलन होता है, जो कि हमें वर्ल्ड वॉर हल्क गामा कॉर्प्स में देखने को मिला था। तो क्या सोच रहे हो, एमसी उसी तरफ जा रहा है ना जो हम चाह रहे थे। खैर यहाँ ऑफिस में शी हल्क और निकी की जो भी कन्वर्सेशन होती है, उसके मीडिया इंटरव्यू को लेके उससे एक बात साफ नजर आती है कि अभी भी जेन अपनी शी हल्क वाली आइडेंटिटी को लेके फुली एक्सेप्टेंस वाले मोड में नहीं आई है। मतलब कि मेरी शी हल्क के ओरिजिन वाली वो थ्योरी एपिसोड दर एपिसोड सच होती जा रही है, जो मैंने इस वीडियो में बताई थी। चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके ऑफिस में शी हल्क के प्रेजेंस को लेके अब एक्सेप्टेंस काफी बढ़ रही है, कोई ज्यादा चौंकता नहीं है उसको देख के। और यही सब देखने के लिए मैं इस फ्रेम को देख रहा था, लेकिन जैसे ही फ्रेम में निकी की टांगे एंटर हुई, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया। यहाँ हॉलीवे के ऑफिस में हमारी मुलाकात खूबसूरत मैलेरी बुक से होती है,
है जो कि मार्वल कॉमिक से अडेप्टेड है, लेकिन कॉमिक्स में इसके फेस पे एक बड़ा सा स्कार हुआ करता था और इसके बारे में एक कहावत फेमस थी कि ये बंदी कभी कोई केस नहीं हारती। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें जेन के डीए ऑफिस का पुराना साथी डेनिस देखने को मिलता है और उसका मेल्डी के साथ किया गया बिहेवियर ये बताता है कि ये बंदा अपने आप को वाकई में प्रिंस चार्मिंग समझता है, ज्यादा अफलातूनी इंसान समझता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके इसी बिहेवियर की वजह से इसको इसका केस जीतने में मदद मिलती है। वेल ये केस करने आया था अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर जो कि न्यू एसगार्ड की एक शेप शिफ्टिंग लाइट एल्फ थी और उसने मैगन दी स्टैलिन का रूप बदल के इस बंदे का चूतिया काटा था और उससे $1,75,000 की गाड़ी गिफ्ट मिली थी। मतलब लिटरली ये बंदा समझ रहा था कि ये असली मैगन द स्टैलिन को पटा सकता है। प्रेम भाई इस हिसाब से मैं भी कृति सेनन को पटा सकता हूँ। फिर यहाँ पे एंट्री होती है वोंग की, जिसको कि निक्की का शायद वो मैसेज मिल गया था। कहीं निक्की ने वही सेक्सी टंग वाला फोटो तो नहीं भेजा था इसको, खैर जाने दो। और यहाँ वोंग कहता है कि मैं एमिल ब्लॉन्स्की की उस लीक्ड वीडियो की यादें लोगों के दिमाग से नहीं मिटाने वाला, नॉट अगेन। तो इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट भी ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर यहाँ पे वोंग अपनी नोज को टच करके बोलता है कि वो पहले कोर्ट में अपनी गवाही देगा कि अबोमिनेशन को उसी ने निकाला था और अगर काम नहीं बना तो प्लान बी के तौर पे वो मैजिक का इस्तेमाल करेगा। अभी नोज टच करने वाला जेस्चर वोंग इसलिए यूज करता है क्योंकि ये कॉन्शियस जेस्चर है, ये बताने के लिए कि उसको सारी नॉलेज है और उसको पता है कि क्या करना है। बट जेन उसको ये जेस्चर करने से रोकती है क्योंकि स्लैंग में इसका एक और मतलब होता है। तुम में से काफी लोग समझ गए होंगे, कमेंट्स में बता देना। इसके बाद यहाँ पे जब पग इस लैपटॉप में वो शेप शिफ्टिंग एल्फ की वीडियो देख रहा था तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद हमें एक सैवेज शी हल्क की कॉमिक्स मिलती है जो कि एक इशारा है इस शो के बाद एमसीयू में शी हल्क के फ्यूचर को लेके और उसकी ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी को लेके, जिसके ऊपर मैं आराम से एक वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अभी एमसीयू में हमारी मुलाकात असली शी हल्क से नहीं हुई है, उसका मिलना अभी बाकी है। फिर जेल में हमारी मुलाकात एमिल ब्लॉन्स्की की उन्हीं 7 पापा की परियों से होती है जिनके बारे में उसने लास्ट एपिसोड में जेन को बताया था। बेसिकली ब्लॉन्स्की का प्लान है जेल से रिहा होने के बाद उसके पास एक प्लॉट है तो वो इन 7 कन्याओं से पैसा लेके उस प्लॉट पे एक आश्रम बनाना चाहता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि इसका आश्रम बाबा रामदेव जैसा नहीं होगा बल्कि बाबा निराला जैसा होगा। खैर सुपरमैक्स प्रिजन के गार्ड एंड लाइब्रेरियन की बात से बात साबित हो जाती है कि एमिल ब्लॉन्स्की अब सुधर गया है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा और वोंग की गवाही के बाद एमिल ब्लॉन्स्की को पेरोल पे रिहा कर दिया जाता है इस शर्त पे कि वो इनहिबिटर यानी कि वही पावर डैम्पनिंग डिवाइस पहनेगा जैसा ब्रूस ने पहना हुआ था और कभी भी अबोमिनेशन के रूप में नहीं आएगा। लेकिन ब्रूस तो सकार पे जा चुका है तो इनहिबिटर बनाएगा कौन इसके लिए। खैर दूसरी तरफ डेनिस भी एसगार्ड की शेप शिफ्टिंग एल्फ से केस जीत जाता है और डेनिस का केस जीतने में ये एल्फ खुद ही हेल्प भी करती है जज का रूप बदल के बकचोदी काटने में और रही सही कसर जेन की गवाही पूरी कर देती है। वेल जेन जब शी हल्क के रूप में यहाँ अपना इंटरव्यू दे रही होती है तो नीचे हेडलाइन में कहा जाता है कि वोल्टर्स ने खुद अपना शी हल्क नाम क्रिएट नहीं किया और उसका ओरिजिन एक फनी स्टोरी है जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा ही कि वो कितना फनी था। और इसके बाद आता है कि कमिंग अप शी हल्क का डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज सीक्रेट। तो नो डाउट कि किसी एपिसोड में हमें शी हल्क एक्सरसाइज करते हुए या अंडरबंड कुछ खाते हुए दिख जाए। फिर जब जेन रात को घर जा रही होती है तो उसके ऊपर एसगार्डियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के साथ 4 चूतियों का एक गैंग रैकिंग क्रू अटैक कर देता है और उसका ब्लड सैंपल चुराने की कोशिश की जाती है। इन चारों के नाम है पाइल ड्राइवर, रैकर, बुलडोजर एंड थंडरबोल्ट, जिनको के कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम द डिफेंडर्स के इशू नंबर 17 में देखा गया था। तो समझ रहे हो स्टोरी कहां-कहां फैलती जा रही है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन। खैर यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनको भेजने वाला कोई और ही बॉस था। अब ये बॉस कौन था ये तो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा, लेकिन एक हिंट दूं, कॉमिक्स में ये लोग थंडरबोल्ट्स आर्मी का भी पार्ट रह चुके हैं। देख रहा है विनोद कि कैसे थंडरबोल्ट का भी प्लॉट सेटअप किया जा रहा है। खैर इसके बारे में डिटेल में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ जहां पे हमें मेगन द स्टैलिन लिटरली देखने को मिलती है जो कि अब जेन की क्लाइंट बन चुकी है और इन दोनों का ऑफिस केबिन में डांस देख के मैं पिघल गया। आय हाय। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ जिस सॉन्ग पे दोनों डांस कर रही है वो खुद मेगन द स्टैलिन का ही है जिसका नाम है बॉडी। अब चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कसम से बोल रहा हूँ जिंदगी का मजा आ जाएगा। ये तो था मेरा टेक इस पूरे मुद्दे को लेके। अब आप बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। प्लस अगर आप अपनी फैन गाथा मुझसे और मेरे जैसे और दूसरे फैंस के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम एवरी सैटरडे रात को 9:30 बजे एक पॉडकास्ट करते हैं जिसमें सभी फैंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।